हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और हमारे अतीत जो हमारी बुक है, बेसिकली हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं हमारा सिलेबस जो है। अब हम बेसिकली आपका रिविजन करेंगे, है। तो हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, अब बस हम एक बार आपका रिविजन देख रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं। किसी की फरवरी में है, किसी की आपके मार्च में होंगी। मोस्टली मार्च में पेपर है, तो हमारे पास लमसम 1 महीना पूरा होगा और इस 1 महीने में 30 से 35 दिन के अंदर, 30 दिन में हम अपने कोर्स को रिवीजन करने की कोशिश करें और कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लें, देख लें क्या है, कैसे है, क्लियर है। इस पर हम लोग आपका गौर करेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कब और कहां कैसे चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। हम 2 बार तो आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं और एक बार आप लोग अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वापस उसी पे चलते हैं, कब, क्यों और कहां कैसे। रसीदा की कहानी है कि जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग स्टोरी को, हमारा हिस्ट्री है बैकग्राउंड का, तो हम लोग इसे किसी स्टोरी, किसी कहानी के साथ जोड़कर पढ़ते हैं ताकि हम लोग सारी चीजों को बड़े व्यवहारिक रूप से समझ सकें और देख सकें आखिर में ये क्यों ऐसी घटना घटी, क्या इसका कारण रहे। इन सब पहलुओं पर हम लोग गौर करते हैं। तो क्या, कब, कहां और कैसे, ठीक है। और बात कर रहे हैं रसीदा के सवाल के साथ ही, ये सारी जो आपकी पृष्ठभूमि है, ये आपकी रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, उसकी निगाह एक सुर्खी मतलब हेडलाइन पे चली गई और उसने 100 साल पहले सोचने लगी और कह रहे हैं कि वो सोचने लगी रसीदा कि हमें कैसे पता लगेगा कि भैया आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, आज से 10 साल पहले क्या हुआ, आज से 50 साल पहले क्या हुआ या कल क्या हुआ, हमें इसके विषय में कैसे पता। अब ये भी इसमें कॉन्टेक्स्ट है कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं। कल ज्योग्राफी के विषय में बात कर रहे हैं, भूगोल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, या कोई हमारे पास में ऐसी घटना घट गई उसके विषय में बात कर रहे हैं, या अपने ही अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, या अपने परिवार, अपने फैमिली अतीत के बारे में बात। तो मेनली हमको ये सोचना होगा कि आखिर में हम बात किसके कॉन्टेक्ट में कर रहे हैं। समझ रहे मेरे साथ आप? तो हम यहाँ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि आज से 100 साल पहले क्या रहा था, कैसी कंडीशन थी, उन सबको हम लोग आपका जानने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कल क्या हुआ था, तुमने रेडियो सुना होगा, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। पिछले साल क्या हुआ, इसके व्यक्ति में कोई बात करते हो, किसी व्यक्ति को आपके स्मृति होगी, स्मृति मतलब कुछ आपको पिछले साल का याद होगा। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, आप इसे कैसे जान सकते हैं? अब प्रश्न ये उठता है, कोई आपसे पूछ ले भैया आज से 20 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, ये जानकारी तुमको कैसे लगी? कल क्या हुआ था, 1 महीने पहले क्या हुआ, आज के पास तो हमारे समय में टाइम है, हम यूट्यूब में किसी चीज को एंट्री करते हैं, उसको डालते हैं, यूट्यूब में सब पूरा बायोडाटा मिल जाता है। आज तारीख में कितना बड़ा रिकॉर्ड है यूट्यूब के अंदर, इतनी सोशल मीडिया है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आपका न्यूज़पेपर है जहां से हम लोग 10 साल 5 साल पुराने अखबारों को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह यह उठता है कि आज के समय में क्या स्थिति, क्लियर है? आज क्या है उसका प्रारूप, हमको बेसिकली ये देखना है और 100 साल पहले क्या था। और कह रहे हैं कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, कैसे कुछ हमको पता लगेगा अतीत के बारे में। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी एक बच्चा किसी भी स्कूल से आपका माइक ले और चैप्टर को पढ़ना शुरू करे, क्रम वही रहेगा, आप लोग पढ़ेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करता। कह रहे हैं अतीत के बारे में जानने के लिए हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हम लोग अतीत में क्या खाया करते थे, क्या पहनते थे, किस तरह से घर थे, कैसे शिकार करते थे, शिकार करते थे, आखेट मतलब, और कौन कौन पशुपालक थे, शिकारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कौन कौन लोग वहां रहते थे, कैसे उनके लाइफ स्टैंडर्ड था और क्या उनकी लिविंग थी। ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर के माध्यम जो है बहुत अच्छे से हम लोग जान सकते हैं। चैप्टर में कौन कौन सा नाटक, कौन कौन सा खेल खेलते थे, कौन कौन सी उनकी कहानियां थी, इन सबके विषय में हम लोग जान सकते थे और लोग कहाँ रहते थे ये भी हम पता कर सकते। सबसे पहले कह रहे हैं कि आप नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर थे, कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। और आरंभिक लोग ये क्या थे? कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब है जो खाने को, जो आपके स्टोरेज करता है, जो स्टोर करता है, वो बोलते हैं संग्राहक। क्लियर है? और अपने भोजन के जड़, फलों आदि को सही रूप से क्या उपयोग करता है। ठीक उधर तुम्हें क्या देखना है? किथर की पहाड़ियां देखनी है। लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले यहाँ गेहूं बोए थे और जो जैसी फसलों को भी उन्होंने क्या किया था? उत्पादन किया था।
ठीक है। और यहाँ पर कुछ बहुत सारे आपके पास पालतू पशुओं का जो एग्जाम्पल है वो हमको देखने के लिए मिला है। क्वेश्चन बन जाए कि हम लोग पालतू पशु के सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिला है, आप कह सकते हैं सुलेमान और किथर की पहाड़ियों से। ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले खेती के और पशुपालन के एग्जाम्पल, जहां पर भेड़ बकरी गाय बैल को पालना शुरू हुआ, इनको पालतू बनाया गया। गारो खासो हिल्स को देखिए, यहाँ पर पता कीजिए, यहाँ पर आपका कृषि का विकास हुआ और चावल यहाँ पर सबसे अच्छे रूप में पहचाना गया। तो सबसे पहले आप नर्मदा नदी को देखिए, नर्मदेश्वर, ये है आपकी नर्मदा नदी। अब आपको नर्मदा नदी का राज्य बताना है कि मेन मुख्य फ्लो कहाँ। चलिए बताइए नर्मदा नदी कहाँ। एमपी में देख लिया। अब हम लोग देख रहे थे आपका किथर की पहाड़ियां और सुलेमान रेंज। तो ये है किथर, ये है सुलेमान रेंज, और दोनों कहां पड़ते हैं, पाकिस्तान में पड़ती हैं। ठीक है। उधर हम गारो खासो हिल्स की बात कर रहे थे, गारो पहाड़ियों की। देख लिया गारो पहाड़ियों को। ये रही गंगा नदी। ठीक, एक बार पूरे मैप को गौर करके देख, यहां तक। और ये है आपका नर्मदा, ये छोड़िए, ये तो तापी है, ये नर्मदा है। ये बिंदिया पहाड़ी और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी है। आगे बढ़ जाए। अब यहां तक इतना हम लोग पूरा देख चुके हैं, अच्छे से बात भी कर चुके हैं। यहां तक किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट है आपका किसी प्रकार का, बताइए आप मुझे। नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब आपने नर्मदा नदी देख ली, जहां पर लोगों ने आरंभिक तौर से आपका रहना शुरू किया। किथर की पहाड़ियां देख रही, यहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने आपका गेहूं और जो जैसी जो आपकी फसल है उनको उपजाया, यानी कि कृषि के प्रथम जो एविडेंस है वो कहां से मिले, किथर और सुलेमान की पहाड़ियों से। और गारो और विंध्याचल पर्वत का पता लगा और जहां पर कृषि का विकास हुआ। अभी हमने नर्मदा के ऊपर क्या देखा था, आपका विंध्याचल पर्वत देखा था, जहां पर क्या हुआ, आपका कृषि का विकास हुआ। ये यहां तक हम लोग इसमें आपका देख चुके हैं। अब हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखना है। क्या देखना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों को देखिए। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों में कुछ आरंभिक नगर आपके फले फूले थे, और इनकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था, कुछ तटवर्ती इलाकों में आपका नगरों का विकास हुआ। यानी कि सिंधु नदी का जो पास पड़ोस का जो आपका रीजन है, जो आपकी सिंधु नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदी हैं, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये सब क्या है, सहायक नदियां थी। और उन्हीं सहायक नदियों के निकट क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, या इस नदी पर क्या होता, आरंभिक नगर, नगर मतलब होता आपका सिटी, शहर, आपके बसाए गए थे। कब? 4700 साल पूर्व। और इनकी सहायक नदियां समुद्र तटवर्ती इलाके में मिली हैं, और कुछ नगर आपको गंगा नदी पर 2500 साल। आइए सिंधु नदी पर वापस चलते हैं, ये हमारे लिए चित्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला। थोड़ा सा देखते हैं, कलर चेंज कर दें, ऐसे हो जाए। ये है आपकी विंध्या पहाड़ियां, ये है सिंधु नदी, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है सतलुज, ये है व्यास, और ये है गंगा नदी। यहां क्या बने, आरंभिक आपका सिटी। ठीक है। अब 4700 साल पहले। ठीक है, तो देख लिया। चलिए, यानी कि गंगा और सोन नदी का पता लगाओ। इनके दक्षिण में, नदी के आसपास एक प्राचीन काल में मगध, यानी कि वर्तमान के नाम से एक मगध राज्य जाना जाता था। गंगा और सोन के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको कहा गया मगध, और मगध का वर्तमान नाम है बिहार। क्लियर है? और इसका शासन बहुत शक्तिशाली थे, और इनमें राज्य था। देश के अन्य हिस्सों में कुछ ऐसे राज्यों की लोगों ने सदैव
महाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के जोखिम भरी यात्रा भी होती थी, फिर भी यात्रा करके वो असंभव नहीं थी। अतः लोग काम की तलाश में और कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय करने के लिए इसके अतिरिक्त व्यापारी तथा काफिले के भी कभी कभी हाथ से अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और आपका रोमांचक स्थानों की खोज की उत्साह में बस यात्रा करते थे, और इसी यात्रा से लोग एक दूसरे के विचार भी अक्सर जानने का मौका मिलता। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो आज यात्रा क्यों होती है, आज आप लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन है। आपको कोई हेल्थ फैसिलिटी के लिए कहीं जाना है, कोई एजुकेशन, रिश्तेदार रिलेटिव के पास, आपको नॉन के पास जाना है, आपका काम होगा, कुछ आपका ट्रेडिंग पॉइंट से आपको जाएंगे, कुछ आपके सर्विस सेक्टर में जाएंगे। तो आज तो आपको समझ है, लेकिन क्या आज से पुराने समय पहले भी यात्राएं होती थी? वो थी तो किस प्रकार की थी? इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, कुछ यात्राएं क्या थी, आपका प्रवास के लिए होती थी। चाहे जोखिम भरा पहाड़ हो, पर्वत हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी हो, कहीं पर आपका विजय हासिल करने के लिए जाते थे, कोई अपने धर्मों की शिक्षा का प्रचार करने के लिए, कोई आपका मूल्यवान आपके वस्तुओं को खरीदने के लिए, और किसी को एडवेंचर की शौक, आपके शौकीन थे कि हम लोग एडवेंचर्स हैं और हम लोग नए नए जगह जाएंगे, उनका हम खोज करेंगे और नई नई जगह का हम, तो लोग कुछ एडवेंचर्स की बात की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे तक जाया करते थे। ये सारे एविडेंस, ये सारे कंक्लूजन, ये सारी चीजें मिलेंगी थी, लोग आपका कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आपका एडवेंचर्स के लिए आपका जाया करते थे, और मेनली उनका एडवेंचर्स था किस रूप। क्लियर है? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, तो आज के लोग हैं वो यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्हें चाहा ऐसा चाह कर भी वे कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते थे, गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। कह रहे कुछ लोग कैसे आए? उपमहाद्वीप के बाहर से आए, और बाहर से आकर वो क्या कर गए, यहाँ कुछ आपका आकर बस गए। क्लियर है? ठीक। लोगों के अलावा लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया, और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर पाप के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए भी नए तरीके के बारे में एक दूसरे, और कैसे नए नए तरीके बनाएंगे, इन सब के बारे में। देखिए, होता क्या है, जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर हम बहुत सारे हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। जो हमारी शिक्षाएं हैं, हमारी शिक्षाओं का आदान प्रदान होता है। तो हमारे विचार, शिक्षा का आदान प्रदान, हमारी संस्कृति, हमारे खाना, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीके, पहनाव, बहुत सारे दूसरी संस्कृति अडॉप्ट करती है। ये नहीं कि 100% करें, कुछ परसेंट हम लोग हम भी करते हैं, दूसरा भी करता है। तो इससे क्या होता है, यात्रा करने से हमारे विचारों में, हमारी शिक्षा में, हमारी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर होता है, और हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। आज से अगर आप 10 साल पहले देखें, या 15 साल पहले, मोस्टली मैं कह रहा हूँ 15 साल पहले आप देखें, तो हमारे यहाँ खाने में चाउमीन, नूडल्स, ये कुछ और क्या बोले गए, मंचूरियन वगैरह, ये कुछ नहीं था। लेकिन आज देखिए, ये आम शादियों में हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? हमने इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया है। ठीक। ऐसे ही आप विदेश में जाइए, विदेश में जो हमारे कढ़ी चावल, राजमा, ये चीज नहीं थी डिश है, लेकिन वो लोग इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। यही है, जब कोई हमारे देश में आता है तो हम उसकी बहुत सारी संस्कृति को, संगीत को, कल्चर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ लोग हमारे को, ठीक है, देश के नाम से जाने जाते हैं। देश के नाम, अब कह रहे हैं कि देश का नाम में क्या है, थोड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसका थोड़ा सा आपका अगर हम विचार करें, गौर करें, तो चीजें और अच्छी क्लियर। कह रहे हैं कि अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का क्या करते हैं, आपका इंडिया और
भारत जैसे नामों का प्रयोग। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे सिंधु, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। और जिसे संस्कृत में क्या कहा गया? इंडस को आपका सिंधु कहा गया, क्योंकि हम सिंध, सप्त सिंध प्रदेश में रहते हैं, इसलिए हम क्या थे? सिंधुवासी थे। क्या थे हम? सिंधुवासी। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और 2500 पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने हिंदू को हिंदोस और इसके पूर्व क्षेत्र की इंडस कहा। ये अब देखिए, ये सैको है पढ़ते थे, जो लोग थे ये सैको क्या पढ़ते थे? है पढ़ते थे, इसलिए सारी समस्या पैदा हो गई। ठीक। और इन्होंने क्या कह दिया? इस सिंधु नदी के प्रदेश को क्या कह दिया इन्होंने? इसको बोल दिया इंडिया, इंडस इंडिया। पहले इंडस कहा, फिर समय के साथ। ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पूर्व में रहने वाले एक समूह के, तो हमने भरत पढ़ा है, राजा भरत के नाम पर जो हमारा नाम पढ़ा है, सबसे पहले क्षेत्र था उसको बोलते थे, बाद में क्या हो गया? इसके नाम पर ही पूरा कर दिया। इस उल्लेख का संस्कृति की अभिव्यक्ति 3500 पूर्व साल पर कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है, और बाद में इसका शब्द प्रयोग में होने। अतीत के बारे में कैसे जान? देखिए कैसे जानेंगे हम अतीत के बारे में। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक तरीका है कि हमारे पास में क्या हुआ, कुछ लिखी हुई पुस्तकें हैं, हम उनको पढ़ लें। कुछ हाथ से लिखी आपकी पांडुलिपि हैं, हम उनका अध्ययन कर लें। कुछ हमको सिक्के मिल जाएं, कुछ हमको क्राफ्ट मिल जाए, कुछ हमको इस तरह की भूमि वगैरह में कुछ आपका स्पेशल आकृति मिल जाए, कहीं लिखा मिल जाए, कोई स्क्रिप्ट हमको, पिलर, इस तरह की चीजें अगर हमको मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि भैया कुछ उसको स्टडी करेंगे, का अनुमान लगाएंगे, उसको चेकिंग बैलेंस करेंगे कुछ, और देखेंगे भैया इतने साल पहले ये कुछ रहा होगा, ऐसी कंडीशन है, ये लोग खाते पीते होंगे, इस शताब्दी का था, ये जलवायु परिवर्तन हुए, ये खान पीन थी, ये रहन सहन था, और यहाँ का शायद ऐसा कल्चर रहा होगा। ये सब हम लोग क्या करते हैं? पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना होता है, वो पढ़ते हैं। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, जिनको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। मेन्यू का मतलब हो जो हाथ से लिखना हो, और पांडुलिपि हमेशा क्या थी? या तो पेड़ों के पत्तों पर, या जो आपकी हिमालय में एक भुज पेड़ उगता है, भुज से विशेष प्रकार का एक वो बनता है जिसे हम भोजपत्र कहते हैं। तो मेनली प्राचीन समय में जितनी भी पांडुलिपियां हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब किस पर लिखे जाते थे? आपका मुख्यतः भोजपत्र पर लिखे जाते। ठीक है। ये हमको ये देखिए, ये पांडुलिपि है और ये भोजपत्र पर लिखी हुई है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। देखिए, देख लिया? तो ये हमारी एक पांडुलिपि है, भोजपत्र। चलिए देखिए, अगर मैं आज वर्तमान में आपको पांडुलिपि को समझाऊं, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो आप लोग हाथ से नोट्स बनाते हो ना, वो एक प्रकार की आपका पांडुलिपि है। बस अंतर क्या है, आप लोग कैसे लिखते हो उसको? व्हाइट पेपर पर, कॉपी पर लिखते हो। लेकिन उस समय जो आपका लेखन का कार्य होता था वो बेसिकली भोजपत्र पर होता था, क्योंकि उस समय कोई कागज वगैरह आपका बनाने की कोई विधि हमारे पास थी नहीं। मेनली क्या था, या तो हम आपका कहाँ लिखते थे? पत्थरों पर लिखते थे, ताम पत्रों पर लिखते थे, जो आपके एक तांबे की शीट होती थी उस पर लिखते थे। ठीक। और आज के समय में तो हमारे पास ना जाने कितने माध्यम है लिखने के। हम लोग पहले पेड़ पत्रों पर और आपके भोज पत्रों पर ही आपका हाथ से लिखते थे, उसी को हम बोलते थे आपका ताम्रलिपि। अब देखिए, पहले और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा जाता था। ये आपका इस तरह से बहुत सारे पत्थरों पर, और आपका ताम्रपात पर, स्वर्णों पर भी इस तरह से आपको लिखावट या लेखांकन की जो कला थी प्राचीन समय में आपका प्रचलित। आजकल तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने हमारे पास माध्यम है, हम लोग आपका पेन, पेंसिल, कॉपी, डिजिटल रूप से हम लोग आपका लिखते हैं। ठीक। इस तरह से प्राचीन समय की जो आपका लेखन शैली थी वो हमको देखने के लिए मिलती। और इसी तरह से कई कई हजार साल तक जो हमारे शिलालेख हैं, जो एविडेंस है, वो आपका बचे रहते हैं। क्लियर है? इसी के दम पर। ठीक। क्योंकि ये पत्थरों पर लिखे हैं, किसी आम पत्र पर लिखे हैं। आइए सबसे पहले कुछ देखते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं कि
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को उन्होंने खा लिया और कुछ आपका नष्ट कर देगी। अब पांडुलिपि तो आपको पता है भोजपत्र से बनी है, तो समय के साथ उनमें नमी पकड़कर बारिश से गल सड़ सकती हैं, तो वो खराब भी हो जाती थी और किसी को बहुत सी को नष्ट कर दिया गया। फिर भी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं, कह रहे बहुत सारी आज भी बची हुई हैं, और प्राय पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई। मंदिर तो आप जानते हैं और विहार वहां होता है जो आपका बेसिकली बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु जहां पर निवास करते थे ऋतु प्रवास के समय, उन स्थानों को विहार कहा गया। क्लियर है? यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं विहार वो जगह है जहां पर साधु संत, आपका बिहार नहीं विहार की बात कर रहा हूं। क्लियर है? जहां पर आपका साधु संत लोग आपका रहते हैं, जो मठ बना कर रहता है, उनको विहार कह सकते। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। कह रहे जो भी हमको मंदिरों से और विहारों से जो भी हमको पुस्तक मिली है, बुक मिली है, उन बुकों में क्या लिखा है, कौन कौन सी मान्यता है, अजम्पशंस क्या है, राजा का जीवन कैसे था, किस प्रकार की दवा, औषधि, पेड़ पौधे काम करते हैं, उनके विषय में लिखा है, और कुछ विज्ञान के विषय में लिखा है। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे हैं कि अलग अलग जो आपके चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट पर, इन पर हमको बहुत अच्छे से आपका चर्चा या डिस्कशन जो है मिलता है। और कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त हमें महाकाव्य, महाकाव्य मतलब होता है बड़े ग्रंथ। क्लियर हो गया? जैसे महाभारत हो गया, महाकाव्य है। आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, महाकाव्य है। ऋतुभास है, ये सब कैसे हैं? बड़े बड़े महाकाव्य हैं। और कुछ नाटक भी मिले हैं। ठीक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए थे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। देखिए उस समय संस्कृत के अलावा प्राकृत, पाली और तमिल ये मेनली भाषा थी। उत्तर भारत में आपका प्राकृत और पाली भाषा का वर्चस्व था, और संस्कृत उस समय का एलीट जो वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, यानी कि बेसिकली जो आपके ब्राह्मण वर्ग थे, वही लोग ही संस्कृत पढ़ते थे। बाकी आम बोलचाल की भाषा में प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग। और तमिल आपका, तमिल जो है दक्षिण भारत में जितना भी पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट में बेसिकली आपका, इस वाले रीजन में मैं आपको बता दूं, ये तमिल का क्षेत्र है। यहां पर आपको तमिल के लिखे एविडेंस बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, संस्कृत के बाद की है। ठीक है, चलिए, तो मेनली जो उस समय की भाषा थी उत्तर भारत की, वो क्या थी? प्राकृत और संस्कृत को माना जाता है। तो जितने भी एविडेंस मिले हैं उस समय के, या तो आपके संस्कृत में लिखे होंगे या फिर बच्चों किस में लिखे होंगे? आपके प्राकृत भाषा में लिखे थे। अब कह रहे हैं कि हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ अभिलेख हमको मिले हैं, और देखिए आपको अगर अभिलेख देखने का मौका मिले तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में पास पड़ोस में कभी अगर आपको कालसी जाने का मौका मिले तो कालसी में आप जाएंगे, अशोक का शिलालेख आपको मिलेगा। और हो सके तो एक बार जरूर आप देहरादून आइए, आप जहां भी स्कूल से हैं, और कोशिश करिए कि एक बार आपको कम से कम कालसी अभिलेख आपको देखने का मौका मिले, तो वास्तविक रूप से आप समझ पाएंगे कि कैसे लेख लिखे जाते थे, उनका मतलब क्या था, क्यों लिखे जा रहे थे, उनका रीजन क्या था, और कैसे उनको संरक्षित रखा गया था, इतने लंबे समय तक कैसे संरक्षित रह गए, और कैसे कैसे उसमें जानकारी मिलती है। ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब कह रहे हैं कि जो अभिलेख थे वो कैसे कैसे लिखे हुए थे, किस किस के थे? कह रहे बहुत सारा अभिलेख आपके पत्थर और धातुओं पर, जैसे अपेक्षित कठोर सतह पर उत्कीर्ण, मतलब उन पर उत्कीर्णित जाते थे, उनको खोद कर उनको लिखते थे। कभी कभी शासक अथवा अपने लोगों, अपने आदेशों को इस तरह से वापस करवाते थे। बहुत सारे शासक ऐसे थे कि उनको कुछ अपना आदेश, कोई नियम आपका उस समय आपका लागू करना है, तो उसको किसी गांव के चौराहे पर या किसी मेन रास्ते पर लिखवा देते थे, ताकि सब लोग, आने जाने वाले लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों में सतही कहानी, स्त्री के भी कार्यों का वर्णन करा गया है। उदाहरण के लिए आपका लड़ाइयों में अर्जित विजय का भी उल्लेख और लेखा जोखा रखा गया है। बहुत बार बहुत से अभिलेख ऐसे मिले हैं तो आपका किसी राजा की विजय के बारे में व्याख्यान करते हैं कि इस राजा ने ये युद्ध किया। आप कलिंग का युद्ध देखिए, बहुत सारे अभिलेख मिलेंगे वहां आपको लिखे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस तरह से वो लोग लिखते थे। अब कह रहे क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने का क्या लाभ था? कह रहे जो पत्थर की कठोर सतह है
उस पर जो हम लोग लेख लिख रहे थे, इस लेख लिखने का क्या फायदा था, ऐसा क्यों करते होंगे, और अगर साथ में कर भी रहे हैं तो उनको लिखने में कितनी कठिनाई आती होगी जो व्यक्ति लिखता होगा। आप देखिए, अगर इस तरह के पत्थर पर आप कोई लोग लेख लिखेंगे तो कितना कठिन होगा लिखने। सोचिए, आप कोई लोहे की शीट पर लिखते हैं, किसी लोहे की लाट या लट्ठे पर कुछ लिखते हैं, या इस तरह से पत्थर पर आप लिखते हैं, तो आपकी इग्नेस रॉक्स हैं, कितना टफ काम है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है? ये आपके सामने है और कह रहे हैं कि 2250 साल पुराना यह यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार प्रांत से प्राप्त हुआ। जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, कांधार, वहां से हमको यह अभिलेख मिला। और कह रहे हैं अशोक का अभिलेख है, तो शासक रहा था वहां का, मगध का ही शासक था, मौर्यों का शासक। क्लियर हो गया? वहां से एक अभिलेख मिला है और उस पर पूरी लिपि लिखी है, और यूनानी और अरमाइक लिपि में ये आपका लिखा हुआ है। देखिए, ये ऊपर यूनानी है, नीचे कैसी है, अरमाइक लिपि है। क्या ये अरमाइक है, ये कौन सी है, ये आपकी यूनानी लिपि। दो लिपियों में आपका लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। कह रहे हैं जो आपकी पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होते हैं, आपके पुरातत्वविद होते हैं जो आपकी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। कह रहे हैं पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनाएगी इमारतें, अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और साथ में जो औजार है, हथियार है, आपके बर्तन हैं, आभूषण हैं, ठीक है, सिक्कों आदि को प्राप्त कर छानबीन करते हैं, और कुछ खुदाई भी करते हैं। कुछ वस्तुएं उनको मिलती हैं, पक्की ईंट धातु की बनी हो सकती हैं, कुछ कठोर आपके तत्व मिलते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते। ऐसा कुछ हमको आपका मिलता है जिनके आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, एक हमको क्या मिला है, घड़ा हमको मिला है, हमारे सामने है। क्लियर है? कुछ हमको पार्ट्स मिले हैं धातु वगैरह के, तो हम जो हमारे पुरातात्विकविद हैं वो क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये आपका किस मिट्टी का बना होगा, और फिर ये रेड कलर का क्यों है, क्योंकि ये आग में पकाया गया होगा, और इस पे डिजाइन किया हुआ है, यानी कि इन लोगों को आपके कलाकृति का इनको ज्ञान था। फिर ये लोग डिजाइन करें तो उसमें एक ब्लैक कलर का कलर भरा हुआ था, यानी कि ये लोग आप कलर के विषय में भी अच्छा जानते हैं। ये जो आपकी धातु मिली है ये किस धातु का है, कैसे इसमें डिजाइन है, क्या बनाया गया है या मोहर द्वारा छापा गया, गोदा गया है, इस प्रकार की सारी जानकारियां हम लोगों को देखकर हमारे पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं, और उसके विषय में ये सारी जानकारी को आपका बताते हैं। क्लियर है? थोड़ा आपको देखना है, पर देख लीजिए इसमें। चलिए, देख लिया, और देखिए कुछ और दिखाता हूं आपको। ये कुछ आपका भाषा और लिपि के अक्षर भी मिलेंगे। अब कह रहे हैं इस प्रकार के जो आपके बर्तन वगैरह हमको मिले हैं, कह रहे हैं कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 साल पूर्व हुआ था। और एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये बच्चों जो आपको मिले हैं ना, ये क्या है, ये बेसिकली चांदी के सिक्के हैं, दोनों क्या है, ये चांदी का सिक्का है तो आपको दिखाएगा। और इस तरह का सिक्के का प्रयोग 2500 साल पहले हुआ था। हमारे आज का प्रयोग हम आने वाले सिक्कों से कैसे भिन्न, यानी कि जो सिक्के आपको दिखाए गए हैं ये प्राचीन सिक्के वर्तमान सिक्कों से किस प्रकार भिन्न है, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कैसे। अब देखिए, कुछ पुराने हैं, कहीं पर हमको जानवरों की हड्डियां मिली हैं, तो कहीं पर हमको अतीत में खाए गए कुछ आपके चीजें हम आपका देख सकते हैं, कुछ वनस्पतियों के अवशेष हमें बचे हैं, कहीं पर अन्न के दाने मिले हैं, तो पर लकड़ी के जले हुए टुकड़े को मिले हैं। इतिहासकार इन्हीं के आधार पर क्या है, और इन सब स्रोतों के बारे में जानकारी हमें मिली। और अतीत एक यानी क्या पास्ट एक था हमारा या अतीत था, अतीत में हमको किसकी याद दिलाता है, कैसे हम कृषक और जो हमारे पशुपालक हैं, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, हम जो उनका जीवन है, हम उनके जीवन कैसे अध्ययन
क्लियर है? और उस समय के रीति रिवाज, तौर तरीके क्या थे, तिथियों का मतलब क्या था बेसिकली उस समय जो आपके तिथि थी, उन तिथियों को हम कैसे देखते थे, कैसे उनको मापते थे। अगर तुम किसी तिथि के विषय में शायद मुझसे पूछो कि उस दिन महा तारीख 2000 यानी कि इस तरह के बारे में आप लिखोगे, बताओगे, गणना करोगे। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया ईसा मसीह और ईसा पूर्व बीसी की घटना क्या है। सिंपल ही है, आपको कुछ नहीं करना। एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए, ये मान लीजिए 0, यहां मान लीजिए ईसा मसीह ईसवी, यानी कि यहां क्या हो गया है, इस समय 0 में ईसा मसीह का जन्म हो गया। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना ये क्या हो जाएंगी, ईसा पूर्व। ये क्या हो गया, ईसा के जन्म से पूर्व की घटना। ये क्या हो गई, ईसा पूर्व हो गया। और ये क्या है, ईसा के जन्म के बाद की, ये क्या हो जाएंगी, ये ईसवी हो जाएंगे। ईसवी और ईसा पूर्व में आप अंतर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें। अगर मैं कह रहा हूं आपसे 2500 साल पहले, यानी कि इससे पहले की बात कर रहा हूं, कह रहा हूं 2000 की, जो इसके बाद की है। मैंने कहा आपका 4700 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 4700 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया है बेसिकली, और हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, देख लिया। ठीक, आप एक बार घर से पढ़ के आइए और करके आइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी मुझसे रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।